हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी किया गया कक्षा 12वीं का जो रसायन शास्त्र विषय का असाइनमेंट है उसे अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, यह कक्षा 12वीं के सभी साइंस ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिनका विषय रसायन शास्त्र है। और यह बहुत ही अच्छा मटेरियल मैं उम्मीद करता हूँ अपने तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इस वीडियो लेक्चर को बनाने में बहुत ही मेहनत भी लगा है दोस्तों। यदि वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपका काम आए तो आपको लगता है कि आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल मिला है, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी अंत में लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों के परमाणु आकार तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं, क्यों? तो दोस्तों, किसी भी आवर्त में जो अक्रिय गैस है उसका आकार क्या है? तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है। कैसे होता है? तो देखें, वैसे तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होता है? घटते जाता है, परंतु अक्रिय गैस का जो आकार है वह बड़ा होता है, क्योंकि इनके कक्षक पूर्णतः भरे होते हैं। कक्षक पूर्णतः भरे होते हैं, अष्टक पूर्ण होते हैं, अतः यह अक्रिय स्वभाव के होते हैं और सामान्य अवस्था में किसी से भी क्रिया नहीं करते और अणु भी नहीं बनाते। उत्कृष्ट गैसों के जो परमाणु का आकार है का बड़ा होने का मुख्य कारण है वह है उत्कृष्ट गैसें अणु नहीं बनाती तथा इनकी जो सहसंयोजक त्रिज्या नहीं होती है, केवल वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है। हम जानते हैं कि वान डेर वाल्स त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से सदैव बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो वान डेर वाल्स त्रिज्या है वो सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है, तो जाहिर सी बात है परमाणु का आकार भी क्या होगा? बड़ा होगा। और सहसंयोजक त्रिज्या किसमें नहीं पाई जाती? उत्कृष्ट गैसों में। क्या पाई जाती है उसमें? वान डेर वाल्स त्रिज्या। तो इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, मतलब पहला का दूसरा ब नंबर। समुद्री गोताखोर गहरे समुद्र में शोषण के लिए N2 तथा O2 के स्थान पर हीलियम तथा O2 के मिश्रण का उपयोग करते हैं, क्यों? तो इसका आंसर है दोस्तों, जो हीलियम है, हीलियम गैस नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक दाब पर रक्त में कम विलय होता है, मतलब कम घुलता है। और ऐसा देखा गया है कि जब अधिक गहराई पर सांस लेने के लिए यदि वायु का उपयोग किया जाए तो उसमें उपस्थित वायु में उपस्थित जो नाइट्रोजन है वो अधिक दाब पर रक्त में विलय हो जाती है। और जब गोताखोर समुद्र की सतह पर वापस आता है तो दाब कम होने के कारण जो रक्त में विलय नाइट्रोजन की विलेयता है वह कम हो जाती है तथा उसके बुलबुले बन जाते हैं, जिससे गोताखोर के शरीर में अचानक दर्द होने लगता है, फफोले, उल्टियां आदि की शिकायत हो जाती है। अतः इससे बचने के लिए जो गोताखोर है उनके द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए हीलियम और O2 के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक दाब पर रक्त में कम विलय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्लोरीन के प्रमुख ऑक्सी अम्लों के नाम, संरचना सूत्र, ऑक्सीकरण अवस्था तथा उनकी अम्लीयता का क्रम लिखना है। तो इसका आंसर लिखा हुआ है दोस्तों, क्लोरीन जो है उसके कुल 4 ऑक्सी अम्ल हैं, जिनमें क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है +1 से +7 तक होती है। देखिए कैसे होती है। सबसे पहला देखिए, हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या है? हाइपोक्लोरस अम्ल। सूत्र है HClO। इसकी संरचना सूत्र आप देख रहे हैं दोस्तों, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। ठीक है, अब देखिए इसमें, क्योंकि एक ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अवस्था एक इसमें प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और ये देखिए इसमें 3 क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिख रहा है नीचे 3 ठो, ये तीनों क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब और एक इधर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो ये आपको दिख गया। दूसरा है क्लोरस अम्ल। क्लोरस अम्ल का फार्मूला होता है HClO2। ठीक है, अब इसका संरचना है, इसमें एक जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उसके जगह दोस्तों एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितना हो गए? 2 हो गए, है ना? और मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और बॉन्ड पेयर 3 हो गए। ठीक है, अब क्लोरिक अम्ल, तीसरा है क्लोरिक अम्ल। इसमें 2 ऑक्सीजन जुड़ गए तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या घट के 1 हो गई। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर 5 हो गए और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 1 ही रहा।
फिर अगला है आपका परक्लोरिक अम्ल, ठीक है, क्या है, परक्लोरिक अम्ल। इसमें भी देखें तो इसमें और एक ऑक्सीजन आकर जुड़ गया तो HClO4, ठीक है, इसमें एक भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। और इस तरह से ये क्रमशः +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको आप वीडियो को पोस्ट करके अच्छे से लिख सकते हैं। और चारों ऑक्सी अम्लों में जो क्लोरीन है दोस्तों, उसकी sp3 संकरित अवस्था में होता है। जो केंद्रीय परमाणु क्लोरीन है इसमें, ये sp3 संकरित अवस्था में होता है, ठीक है। अब पूछा है नीचे अम्लीयता का क्रम बताइए, ठीक है। तो जो दोस्तों ये जो क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल है, इनकी अम्लीयता का जो गुण है वो ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है। मतलब कि जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती जाती है तो इसकी अम्लीयता भी बढ़ती जाती है। सबसे कम अम्लीय HClO, फिर उससे अधिक HClO2, उससे अधिक HClO3 और HClO4 सबसे अधिक अम्लीय है ऑक्सी अम्लों में, क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों में। ओके, अगला देखिए, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल विधि का वर्णन आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है, ठीक है। सिद्धांत एवं रासायनिक समीकरण देना है और नामांकित चित्र बनाना है। तो हम पहले सिद्धांत देखते हैं, फिर आपको नामांकित चित्र दिखाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मेरे सिद्धांत देखिए दोस्तों, नाइट्रिक अम्लों को व्यावसायिक रूप में उत्पादन करने के लिए निर्जलीय जो अमोनिया होता है उसका ऑक्सीकरण किया जाता है। यह क्रिया प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर संपन्न होती है। इस संपूर्ण विधि को ओस्टवाल्ड प्रक्रम या ओस्टवाल्ड की विधि कहते हैं। यह विधि अमोनिया के वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण पर आधारित है, ठीक है। क्या है दोस्तों ये विधि, अमोनिया के वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण पर आधारित है। अब दोस्तों इसका समीकरण का जो पद है वो 4 से 5 पदों में दिया हुआ है। तो पहला पद देखिए आप, इसमें क्या होता है, 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु का जो मिश्रण है उसको प्लेटिनम की जाली के ऊपर 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित किया जाता है तो 90% अमोनिया का नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है। ये देखिए अमोनिया और ऑक्सीजन रिएक्शन किए तो 4 आयतन नाइट्रिक ऑक्साइड और 6 आयतन जल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 और 5 समीकरण को बैलेंस करने के लिए लिखा गया है लेफ्ट साइड में। ओके, अब अगला है दूसरा पद। तो इस प्रकार जो बनी हुई नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको बची हुई ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन कक्ष में भेजा जाता है। कहने का मतलब है ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाता है, जिससे वह NO2 है ना, नाइट्रोजन परऑक्साइड में बदल जाती है। और यह जो इसका रिएक्शन है नाइट्रोजन परऑक्साइड में बदलने का, है ना, ये नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लिए, नाइट्रोजन परऑक्साइड। अब तीसरा स्तंभ है अवशोषण स्तंभ दोस्तों। अब ये जो यहाँ नाइट्रोजन परऑक्साइड है उसे जल से क्रिया करने के लिए तनु नाइट्रिक अम्ल बनाता है, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन परऑक्साइड है जो ऊपर से हल्का हल्का जल गिरता रहता है उससे क्रिया करके क्या बनाता है, तनु नाइट्रिक अम्ल बनाता है। और साथ ही नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः चक्रित किया जाता है। तो 2 आयतन NO2 प्लस जल से क्रिया कराएंगे तो HNO2 प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल बना, तनु होता है ये, ठीक है। अब ये जो HNO2 है दोस्तों, इसको 3 आयतन लेकर के हम इसको और आगे रिएक्शन कराते हैं तो क्या HNO3 प्लस 2NO और H2O निकल बनता है ना। तो इस तरह से आपका नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। अब अगले प्रक्रम में हम क्या करेंगे, अम्ल का सांद्रण करते हैं दोस्तों। ये जो नाइट्रिक अम्ल है इसका हम क्या करते हैं, सांद्रण करेंगे। तो नाइट्रिक अम्ल को कम दाब के अंतर्गत 68% तक आसवन द्वारा सांद्रित किया जाता है। बाद में H2SO4 की सहायता से, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से निर्जलीकरण द्वारा 98% सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा लाइन है सधूम नाइट्रिक अम्ल। यह परीक्षा में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, सधूम नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, तो इसलिए इसको भी आप याद रखिए। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल है जिसमें नाइट्रोजन परऑक्साइड घुली रहती है, इसलिए इसका रंग गहरा भूरा होता है। अब आते हैं दोस्तों नामांकित चित्र पर, ठीक है। तो यह नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल विधि का नामांकित चित्र ये रहा दोस्तों। चित्र आप देख लीजिए अच्छे से, इसका इसे आप बना लीजिए, ठीक है। यही है आपका नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल विधि का नामांकित चित्र, ठीक।
ये इसमें प्लेटिनम की जाली लगी हुई है, इधर से अमोनिया उसको वायु प्रवाहित करते हैं, उत्प्रेरक कक्ष है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना है। इसके बाद ये कूलर से इधर आया ऑक्सीकरण कक्ष में जहाँ नाइट्रोजन पेरोक्साइड बनता है। इसके बाद यह अवशोषण कक्ष में हम भेज देते हैं जहाँ से ऊपर से जल गिर रहा है, इसी से मिल करके आपका नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, NO3 बन जाता है। हाँ, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। ठीक है, 16वें वर्ग के तत्वों या 6A वर्ग में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्युरियम और पोलोनियम तत्वों को शामिल किया गया है, जिनकी संख्या कितनी है? 5 है। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए आप दोस्तों, ये है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये जो मैं 2-6 लिखा हूं दोस्तों, ये सब आप ना लिख करके इसको आप-बाउ नियम से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब ये जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन है, ये सब प्रतीकात्मक रूप में है। इसका मतलब ये होता है कि इससे पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो हीलियम तक का, नियोन तक का, आर्गन तक का, क्रिप्टॉन तक का और जेनॉन तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जगह कम होने के कारण मैं प्रतीकात्मक वाला लिखा हूँ, ये भी सही है, आप इसको भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको आप-बाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता होगा तो आप उसी से लिखिए। ठीक है, बुक में भी दिया हुआ है, नई वाली जो बुक है नई एडिशन की, उसमें दोनों दिया हुआ है। ठीक, और इसको भी लिखेंगे तो ये भी परफेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको आप-बाउ नियम से लिखना नहीं आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको आप-बाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना समझा करके एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप कमेंट करेंगे तभी करूंगा, नहीं तो नहीं करने वाला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, इसका अगला है ऑक्सीकरण अवस्था। समूह 16 में बताना है अपने को क्रमिक परिवर्तन ऑक्सीकरण अवस्था में कैसे कैसे होता है। तो ऑक्सीजन जो है सामान्यतः -2 तथा अन्य तत्व सामान्यतः +2 से +4 तथा +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं समूह 16 में। अब देखिए ऑक्सीजन फ्लोराइड जो है डाइफ्लोराइड, उसमें ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि H2O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसमें ऑक्सीजन -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है अपवाद स्वरूप। रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण अन्य तत्व, ठीक है, रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण अन्य तत्व जो है +4 तथा +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, परंतु ऑक्सीजन में रिक्त डी कक्षक नहीं होता, जिसके कारण वो नहीं दर्शा पाता है +4 +6 ऑक्सीकरण अवस्था। ओके, अब देखिए दोस्तों, मैं इसको एक डायग्राम से समझाता हूं आपको। ये जो सल्फर डाइफ्लोराइड है और सोडियम सल्फाइड है ना, तो सल्फर डाइफ्लोराइड +2 ऑक्सीकरण अवस्था और सोडियम सल्फाइड -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जिसको मैं इस डायग्राम में दिखाया हूँ 3s 3p 3d कक्षक, है ना। ये दिखा करके मैं इसमें बताया हूँ, ये जो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3p में, यही क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, है ना, ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था सोडियम सल्फाइड में, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके, है ना, मतलब दूसरे के साथ संकरण करके एक s और p के 3 ऑर्बिटल आपस में संकृत होकर के क्या बनाते हैं, +2 ऑक्सीकरण अवस्था रिप्रेजेंट करते हैं। अगला देखिए, ये तो सामान्य अवस्था था ना। अब उत्तेजित अवस्था में, प्रथम उत्तेजित अवस्था में सल्फर क्या करता है, मतलब यहाँ से 3p का जो एक युग्मित इलेक्ट्रॉन था वो 3d में उत्तेजित होकर चला जाता है और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसका एग्जाम्पल है SF4, मतलब सल्फर टेट्राफ्लोराइड। अगला है द्वितीय उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था, दूसरा उत्तेजित अवस्था। इसमें क्या होता है, जो 3s है उसका भी एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 3d में चला जाता है, और इस तरीके से यहाँ पे sp 1s 3p और 2d sp3d 2 संकरण होता है, और यह +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसका एग्जाम्पल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। ओके, तो ऑक्सीजन में रिक्त डी कक्षक नहीं होता, यह इसलिए यह +4 तथा +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी नहीं दर्शा पाता। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो यह है ऑक्सीकरण अवस्था, इसमें आप इतना लिखिए, आपको परफेक्ट नंबर मिलेगा मैंने एग्जाम में भी लिखने से, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे तो। अगला है दूसरा नंबर का क्रमिक परिवर्तन समूह 16 के तत्वों में हाइड्राइड्स। तो समूह 16 के सभी तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं दोस्तों, हाइड्राइड्स बनाते हैं, जैसे कि H2O, H2S, H2AC, H2TE और H2PO। ठीक, माना तत्वों को, अब अगला स्टेप लिखेंगे इसमें, है ना। हम मान लेते हैं कि तत्वों को, जो समूह 16 के तत्व हैं, इनको E से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, सिंबल के रूप में।
तो यह क्रिया निम्न प्रकार संपन्न होगी। ठीक है, यहाँ पे ई बराबर जो ये क्रिया दिखा रहे हैं नीचे, उसके लिए यहाँ सब लिखा गया है। यहाँ ई बराबर 16वें समूह का कोई तत्व है, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, टेलेरियम हो सकता है, पोलोनियम हो सकता है, कोई भी एक एलिमेंट ई के जगह में होगा। तो हाइड्रोजन प्लस ई जब आपस में क्रिया करें तो क्या बनाए, हाइड्राइड बनाते हैं, H2E। इस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं कौन, आपके समूह 16 के तत्व। चूंकि तत्वों का जो आकार है वर्ग में नीचे जाने पर क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है, आप सभी जानते हैं। इसलिए EH कहने का मतलब समूह 16 के तत्व और हाइड्रोजन का जो बंध वियोजन ऊर्जा है वो भी क्या होती है, घटती जाती है नीचे जाने पर, जिससे समूह 16 के तत्व और हाइड्रोजन मतलब EH बंध सरलता से टूट जाते हैं, क्योंकि बंध वियोजन ऊर्जा घट जाती है तो बंध भी सरलता से टूट जाते हैं। अतः समूह 16 के तत्वों के हाइड्राइडों का उसमें स्थायित्व वर्ग में नीचे जाने पर घटता है। उसमें स्थायित्व का घटता हुआ क्रम दिखाया गया है। H2O इज ग्रेटर देन H2S इज ग्रेटर देन H2Se इज ग्रेटर देन H2Te इज ग्रेटर देन H2PO। ओके, अगला है जल में हाइड्रोजन पाए जाने के कारण यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि अन्य सभी हाइड्राइड गैसीय अवस्था में होते हैं। तो हाइड्राइड में इतना आपको बताना है। ठीक, अगला है प्रश्न नंबर 5। ठीक, क्लोरीन की अमोनिया के साथ क्रिया लिखिए। ठीक दोस्तों, तो देखिए क्लोरीन और अमोनिया दो प्रकार से क्रिया करते हैं। पहला, जब क्लोरीन और अमोनिया की क्रिया कराई जाती है और अमोनिया अधिक मात्रा में लिया जाता है तो नाइट्रोजन गैस और अमोनियम क्लोराइड बनता है। जैसे 8 आयतन यहाँ अमोनिया लिए हैं, 3 आयतन क्लोरीन। ठीक है, अधिकता में क्या लिए हैं, अमोनिया लिए हैं, तो नाइट्रोजन गैस और 6 आयतन अमोनियम क्लोराइड बन गया। ठीक, दूसरा है दोस्तों, जब क्लोरीन और अमोनिया की क्रिया अमोनिया की कम मात्रा लेकर कराते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ये देखिए 2 आयतन अमोनिया ले लिए, कम लिए ना, और 3 क्लोरीन ले लिए तो 2NCl3 मतलब नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और 6 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। तो इस तरीके से ठीक है नाइट्रोजन और अमोनिया की क्लोरीन और अमोनिया की क्रिया होती है। और ये जो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है एक विस्फोटक पदार्थ होता है। और बता दूं दोस्तों, यह जो है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड यह तेलीय पीले रंग का, कैसा, तेलीय पीले रंग का तीव्र गंध युक्त होता है। और यह अभिक्रिया जो है रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किन्हीं दो अंतर हैलोजन यौगिकों की संरचना बनाइए। ठीक है, तो दोस्तों अंतर हैलोजन यौगिकों की आपको संरचना बनाना है केवल 2। ठीक है, ऐसे अंतर हैलोजन यौगिक टोटल होते हैं 4। ठीक ना, तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो बता रहा हूं, इसको आप देख लीजिए। मैं नीचे लिखा हुआ है 2 ठो, आप उसको ही बनाइएगा। ठीक है, टू द पॉइंट। तो दो विभिन्न हैलोजन आपस में मिलकर सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं जो अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है दोस्तों AXN, जहां n बराबर 1, 3, 5 या 7 हो सकता है। और इसमें X जो है वो कम विद्युत ऋणात्मक होता है और A अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। हैलोजन, ठीक है, अंतर हैलोजन यौगिक इस प्रकार है, जैसे AX प्रकार का अंतर हैलोजन यौगिक के उदाहरण है क्लोरीन फ्लोराइड, Br फ्लोराइड, ब्रोमीन फ्लोराइड, ब्रोमीन क्लोराइड, आयोडीन ब्रोमाइड, आयोडीन क्लोराइड। AX3 प्रकार का क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन ट्राइक्लोराइड। फिर है AX5 प्रकार, इसमें ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड और आयोडीन पेंटाफ्लोराइड है। AX7 प्रकार में आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। ओके, तो इस प्रकार से अंतर हैलोजन यौगिक बनता है। अब दोस्तों अंतर हैलोजन यौगिकों की संरचना, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको 2 संरचना लिखना है। पहला है, उससे पहले थोड़ा सा इस लाइन को लिख लीजिएगा। अंतर हैलोजन यौगिक जो है सहसंयोजक होते हैं जिनमें बड़ा हैलोजन परमाणु केंद्रीय परमाणु होता है। ठीक है, जो बड़ा हैलोजन परमाणु होता है वो केंद्रीय परमाणु होता है। जैसे देखिए एक क्लोरीन फ्लोराइड है, तो इसमें बड़ा कौन है, क्लोरीन है, इसलिए एक केंद्रीय परमाणु है। अब देखिए X प्रकार, इनकी जो आकृति होती है रेखीय होती है। चित्र में क्लोरीन फ्लोराइड में क्लोरीन का जो मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया गया है, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे हैलोजन परमाणु से सहसंयोजक बंध बनाकर अंतर हैलोजन यौगिक बनाता है। तो देखिए सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा दिए हैं।
और सहसंयोजक बंध जो बन रहा है उसमें बना दिए है। और इसमें जो संकरण है दोस्तों sp3 संकरण है, इसका बंध कोण 180 डिग्री है, आकृति रेखीय है। ठीक है, तो ये है एक्स प्रकार के अंतर हेलोजन यौगिक की संरचना, जिसमें क्लोरीन फ्लोराइड की संरचना उदाहरण के रूप में आपको बनाकर दिखाया गया है। ठीक है, ये संरचना फ्लोरीन और क्लोरीन 180 डिग्री का जो एंगल दिख रहा है, यही संरचना है, रेखीय संरचना। दूसरा है आपका AX3 प्रकार। तो दोस्तों इनकी जो आकृति है टी आकृति होती है, जैसे क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड एक उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं हम अणु। इनका केंद्रीय परमाणु जो A है, A कहने का मतलब क्लोरीन जो केंद्रीय परमाणु है, उसमें sp3d संकरण होता है और इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये है इसका संकरण वगैरह को दर्शाया गया है यहाँ पे चित्र बना करके, है ना। 3s 3p 3d कक्षकों को सामान्य अवस्था में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्तेजित होकर 3d में चला जाता है, और फिर sp3d संकरण होता है। इसमें एक s है ना, 3p और एक d संकरण करते हैं, इसको sp3d संकरण बोलते हैं। तो AX3 कहने का मतलब क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड में sp3d संकरण का एक चित्र है। अब देखिए इसका जो संरचना है मेन, इसको आपको ये बनाना जरूरी है। ठीक है, तो चित्र है दोस्तों टी शेप की, है ना, डायग्राम या संरचना चित्र जो है ये है किसका, AX3 प्रकार के अंतर हेलोजन यौगिक का। तो क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड की आकृति टी शेप, त्रिभुजीय, क्या त्रिभुजीय द्विपिरामिड। ओके, 3 भुजा है, त्रिभुजीय और ऊपर नीचे 2 पिरामिड। ठीक है, तो त्रिभुजीय द्विपिरामिड, यहाँ फ्लोरीन यहाँ फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है, और 2 ठो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं इसमें। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, इसमें क्या होते हैं, यहाँ बगल में लिखिएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Lp इक्वल टू 2। ठीक है, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो 3 बॉन्ड पेयर लिख लीजिएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि आपको यह लेक्चर यूजफुल लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को दबा के रखिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वह आपको सबसे पहले मिल जाए, सूचना आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों इसके अलावा भी मैं और भी एजुकेशन से संबंधित, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।